आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर हैवी कैंटिलीवर। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लाइट कैंटिलीवर के बारे में। उसका अपना खुद का वेट नहीं होता, जिसके कारण वो बेंड नहीं करता खुद ब खुद, मतलब अपने वेट की वजह से बेंड नहीं करता, उसमें लोड अप्लाइड करते हैं तब बेंड होता है। लेकिन इस वाले में फॉर हैवी कैंटिलीवर हम लोग देखेंगे कि ये जो बीम है ये तो लोड अप्लाई करने पर बेंड होगा ही होगा, और इसका खुद का वेट के चलते भी ये बेंड हो जाएगा। तो वो दोनों मिला करके जो हम वेट अप्लाई करेंगे W, और इसका खुद का एक W1 है, उसके चलते जो बेंडिंग होगा उसका बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले कुछ इंट्रो पढ़ लेते हैं। अ कैंटिलीवर इज ए बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोकेटेड एट द एंड लोडेड, सॉरी लोकेटेड नहीं, यहाँ पर लोडेड होगा, LOADE, लोडेड एट द अदर एंड। कहने का मतलब है कि हम लोग एक बीम लेंगे, इसका फिक्स शेप होगा, यूनिफॉर्म शेप होगा, उसका एक एंड तो फिक्स रहेगा, दूसरा एंड पे हम लोग लोड देंगे। ये बीम का शकल सूरत है, आप देख सकते हैं। आप हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपको दिखेगा कि ये जो बीम है ये C पॉइंट पे ये बेंडिंग होना स्टार्ट हो गया है, और बेंड ये W अप्लाई किए इसके वजह से तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब इसका खुद का अपना वेट है, उसके चलते भी ये बेंड हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से पूरा तक का लेंथ वो हमने L मान रखा है। तो अगर C तक का आप X लेते हैं तो आपका इधर का जो हिसाब बचता है, मतलब C के बाद वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो उसमें L माइनस एक्स बचता है, और L माइनस एक्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है। L माइनस एक्स हुआ, ये G सेंटर पे है। मान के चलिए कि इसका ये जो बीम बेंड हुआ है अपना खुद का वेट के चलते, WN जो खुद का वेट है इसका इस तरफ और इसका इस तरफ जो LX पूरा यहाँ C से लेकर A तक का दूरी है, वो G से लेकर A तक का होगा LX/2, L माइनस एक्स बाई 2 होगा, और यहाँ पर L माइनस एक्स बाई 2 इस तरफ भी होगा, तब दोनों जुड़ करके क्या होगा L माइनस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है L माइनस एक्स बाई 2, और उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो है L माइनस एक्स बाई 2। आप समझ रहे होंगे इसको। वीडियो को एक दो बार और देखें और रिप्ले करके, तो आपको समझ बहुत अच्छी तरह से आएगी। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ OA मेरा जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कैंटिलीवर फॉर अ लेंथ L। जहाँ पर OA है, यहाँ O से लेकर A तक का, वो एक कैंटिलीवर है जिसका लेंथ L है और O ओरिजिन है। तो इस फिगर को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये बेंड हो गया है। तो द बेंडिंग ऑफ द बीम अंडर द एक्शन ऑफ द लोड W एज शोन इन फिगर। जब W अप्लाई किए यहाँ पर तो बेंड किया, और ये अपना खुद का वेट के चलते भी बेंड किया, ये दोनों की वजह से ये बेंड किया है। उसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है, वो हम लोग आगे निकालेंगे भी। हम लोग कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में देखे होंगे हम लोग लाइट के लिए भी एज्यूम किए थे, यहाँ पर भी हम लोग एज्यूम ही करेंगे। इसमें एज्यूम करना ये होता है कि आप जो बीम लिए हैं उसका क्या क्या एजम्पशन है, किस तरह का बीम है वो उसके बारे में बताना होता है, और उसका क्या क्या फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर, वो चीज़ भी बताना होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए वो बीम है किस तरीका से। तो देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, द बीम इज हैवी एंड हैंस द डिप्रेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट इज ऑल्सो कंसिडर। इसमें लिखा हुआ है कि बीम जो है वह हैवी है, और जो डिप्रेशन होगा इसका खुद का वेट की वजह से वो भी कंसिडर करेंगे, मतलब उसका भी वैल्यू इंक्लूड होगा हम लोग बेंडिंग मोमेंट में। दूसरा ये है कि द लेंथ ऑफ द बीम इज द लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, सो दैट द शेयरिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। कहने का मतलब है कि इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ एज ए कंपेरिजन ऑफ द ब्रेथ या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं, वो छोटा है, लेंथ बहुत लंबा है। तो जो इसमें फोर्स के चलते इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो एक नेग्लिजिबल होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो अपने जगह से हिलेगा नहीं यहाँ से, बस उसका पोजीशन जो है, कोऑर्डिनेट जो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, इसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। आप लोग देखोगे कोई बुक के ऊपर अगर हाथ रखते हैं, उसको अगर प्रेस करते हैं तो बुक का जो बेस है वो ज़मीन पे सटा ही रहता है, और उससे कोई चेंज ही नहीं होता। नहीं, अपर सरफेस वाला जो अपर पार्ट होता है उस पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो अब ये इस पेज को हम लोग पलट रहे हैं, पीछे इसका एक्सप्रेशन लिखा है हमने, वो देखेंगे। अच्छा, थर्ड एजम्पशन जो इसमें है आप लोगों को दिख रहा होगा, थर्ड एजम्पशन जो है, द बीम बेंड्स विद इन द इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक यूनिट, दोनों लिख सकते हैं आप। मतलब बीम जो बीम है वो बेंड होते होते एकदम ज़मीन पे नहीं सट जाएगा, ये इसका कुछ यूनिट है, इसका कुछ लिमिट है, वहाँ तक बेंड होगा, फिर बेंड होना बंद हो जाएगा। मतलब वेट के अनुसार
एक लिमिट बन जाता है, वहाँ तक बेंड होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। मान लीजिए जो बेंड हुआ है आपका इस तरह से, आप यहाँ फिक्स किए थे ऐसे और आपका इस तरह बेंड हो गया, तो ये देखिए कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जैसा आप फॉर्म बनेगा। अगर ये पूरा गोल हो जाएगा तो सर्कल जैसा हो जाएगा। तो अगर ये बेंड किया है तो ये कहीं ना कहीं इसका रेडियस है, वही आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएगा। और डब्ल्यू क्या है, लोड अप्लाइड एट ए। तो यहाँ पर हम मालूम है आपको, ये ओ था, ये ए था, ये ए था, और यहाँ पर हम क्या एक डब्ल्यू अप्लाई किए थे लोड बाहर से बेंडिंग के वजह, बेंडिंग होने के लिए। तो W1 वेट ऑफ द बीम, और इसका खुद का बीम का जो वेट है वो W है, W1 है। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ C हम लिए थे, और A के बीच का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G है, ये हमने लिया था। अब बताइए कि इस W1 पे जो यहाँ पर इसका खुद का वेट होगा वो W1, वहाँ पर कितना वेट होगा, कितना मतलब इस पॉइंट पे इस पूरे बीम का कितना सारा वेट एक जगह G पर है। उसके लिए क्या करेंगे, तो W, ये जो W1 इसका खुद का वेट है और लेंथ क्या है इसका L, तो W1 को L से डिवाइड करेंगे तो यूनिट लेंथ में कितना वेट है वो निकल के आएगा। और हमको चाहिए क्या, हमको L माइनस एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का L माइनस एक्स, इतना सारा जो बीम बेंड हुआ है उसका अपना वेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो W बाई L आया है उसको L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वेट बनेगा वो होगा आपका L माइनस एक्स तक का वेट, जहाँ से ये बेंडिंग हुआ है खुद का वेट की वजह से। तो वेट एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, मतलब इस W पर इतना वेट लग रहा है, ये W की वजह से भी, और ये W मतलब इसका अपना खुद का वेट की वजह से। हम लोग ये भी जानते हैं कि रिस्टोरिंग कपल जो होता है YIG/R होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप इस टर्म को याद रखेंगे प्लीज़, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो इस एक्सप्रेशन को। ये रिस्टोरिंग कपल ये होता है कि आप जितना मर्जी चाहे फोर्स लगा लो इस पर बेंडिंग होने के लिए, एक इलास्टिक लिमिट के बाद ये रुक जाएगा। तो रोकेगा कौन, तो ये रिस्टोरिंग कपल होता है, रोकने वाला। इसको ऊपर की तरफ मतलब अपोजिट जो फोर्स लग रहा था वो ये है, वो रोकता है। मतलब ये जितने सारे नीचे फोर्स लग रहे होते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक और लग रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग कपल, और ये YIG/R होता है। अब हम लोग बेंडिंग कपल देखेंगे कि बेंड कौन कौन कर रहा है। आपको मालूम होगा कि जो ये बेंड हो रहा है तो इसमें एक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स किस चीज़ को बेंड करता है, तो जब बेंड करने लगता है तो उस फोर्स का नाम टॉर्क हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस फोर्स, जो फोर्स इसको बेंड करेगा उसका नाम टॉर्क हो जाएगा। तो पहली बात की ये कि यहाँ पर हम लोग W अप्लाई किए हैं, लोड W, तो ये W के वजह से जो मतलब बाहर से हम लोड अप्लाई किए उसके वजह से जो बेंड होगा, मतलब W एक फोर्स के वैसा काम कर रहा है जो नीचे की तरफ इस बीम को खींच रहा है। तो वो उस W के वजह से जो बेंडिंग होगा, मतलब जो टॉर्क लगेगा वो हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब W ही है, W एक फोर्स के जैसा काम कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब L माइनस एक्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर्क ये W1 के लिए है, मतलब बाहर से जो अप्लाई किए हैं वो लोड के लिए है। तो हमने वही लिखा है कि बेंडिंग कपल पहला है कि W इंटू L माइनस एक्स, W एक फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स है। तो आपको मालूम है कि ये बीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहने मतलब कि बाहर से जो अप्लाई किए W उसके वजह से नहीं बेंड हो रहा है, इसका अपना खुद का वेट की वजह से ही बेंड हो रहा है। तो प्लस कर देंगे इसका खुद का वेट के वजह से जो टॉर्क लगेगा वो वाला। तो ये तो बाहर से अप्लाइड वाला टॉर्क है, प्लस हम लोग किए हैं W1 L माइनस एक्स, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये G ये खुद का वेट है, इसका ये खुद का वेट है इस बीम का। अब इस बीम जो है बेंड हो रहा है इस इतना वेट की वजह से, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, तो ये जो W1/L L माइनस एक्स है ये क्या है, इसका वेट है, और यहाँ L क्या है, L माइनस एक्स बाई 2, ये जो इसका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको इस तरफ हम दिखाए थे कि यहाँ ये W1 जो G पे लग रहा है इसका L माइनस एक्स बाई 2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये आधा इधर बढ़ गया था, वही डिस्टेंस को लिए हम लोग। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं, ये हम लिखे हैं L माइनस एक्स बाई 2, ये वही डिस्टेंस है। तो ये जो W1/L और L माइनस एक्स ये इसका खुद का वेट है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर का, और L माइनस एक्स बाई 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखिए कि ये भी टॉर्क बन गया, ये भी टॉर्क बन गया, इसलिए दोनों ऐड हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि कभी भी हम लोग जो ऐड होता है वो लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म मतलब दोनों टॉर्क है तभी ऐड होगा। अगर टेम्परेचर होता है ये टॉर्क होता तो कभी ऐड नहीं होता।
अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो डब्ल्यू एल माइनस एक्स का वैसा ही रह गया, प्लस की जगह प्लस ही रहा। ये एल माइनस एक्स दोनों एक जैसा है तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये 2l से मल्टीप्लाई हो तो 2l हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जब होगा, मतलब ऐसा कंडीशन तो आएगा ही कि इसका बेंडिंग होते होते रुक सा जाएगा एक जगह में, तो वो जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर ये जो रिस्टोरिंग कपल और जो हम बाहर से इतना सारा टॉर्क लगा रहे हैं वो दोनों बराबर हो जाएगा, तभी वो रुकेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वाई आई जी बाई आर इज इक्वल टू ये सारे टॉर्क जो हम लिखे हैं, जो बनाए हैं, जो इसके बाहर से लोड अप्लाइड करने की वजह से हुआ और खुद का वेट की वजह से हुआ, वो सारे इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखें वाई आई जी को इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले आए, इस तरफ ले आए, तो ये पूरा यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा वाई आई जी बार। अब इसका नेक्स्ट पेज में लोग देखते हैं। ये अब आपको ये टर्म तो समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर कि 1/r इज इक्वल टू 1/y_ig, और ये पूरा टर्म यहाँ पर है वो है। अब देखेंगे छोटू कि ये जो 1/r है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलस के टर्म में क्या होता है, मतलब इसको इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं ये बीम को जो बेंडिंग वाला। तो कैलकुलस में बहुत अच्छा से फॉर्मूला है, एक टर्म है, एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वी नो फ्रॉम द कैलकुलस, जो होता है 1/r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर d2y/dx², ये इसके इक्वल होता है। ये कैलकुलस में होता ही है। आप इसको याद कर लेंगे, ये टर्म को, ये दिखा रहा होता है कि कैसे एक्स और वाई के साथ, मतलब इस अगर ग्राफ बनाए तो देखेंगे कि कैसे एक्स मतलब ये बीम अपना जगह से बेंड करेगा तो चेंज वाई में होगा, क्योंकि वाई परपेंडिकुलर है, और यहाँ से अगर इस लेंथ 0 से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो एक्स में भी चेंज होगा। तो कैसे एक साथ बढ़ते रहने पर, मतलब अगर आप ये बीम है यहाँ पर और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे ये बीम में चेंज होते जाएगा, मतलब एक्स में चेंज होते जा रहा है, और एक्स में चेंज होने से के वजह से वाई में चेंज हो रहा है, तो ये d2y/dx² दिखाता है, और ये दोनों एक्स और वाई में चेंज होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा होता है। इसको डिटेल्स आप लोग कैलकुलेशन में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको इंट्रो के तौर पर बता दिया। तो आप देखेंगे कि 1/r की जगह पर d2y/dx² लिखेंगे हम लोग, तो d2y/dx² हो जाएगा, जहाँ पर 1/r था। आपको उस पेज में दिखाए थे जिस पेज में ये लिखा था, जैसे 1/r इज इक्वल टू इतना है, आप देखें तो यही चीज़ यहाँ पर 1/r जो है, 1/r की जगह d2y/dx², तो ये 1/r की जगह हम लोग क्या रहेंगे d2y/dx², तो ये टर्म सारा का सारा वैसा ही रहेगा, हमने वहाँ पर लिख दिया है। अब देखें ये वाई आई जी नीचे था वो नीचे ही है, हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखिए हम आगे भी लिख दिए हैं, और ये d2y/dx² को d/dx और d इंटू dy/dx लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं बात को। अब ये dx को आप उधर ले जाएं तो ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ तो हट जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा dy/dx, और ये पूरा टर्म, और यहाँ dx मल्टीप्लाई होगा। आप इंटीग्रेटिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से d हट जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर डिफ्रेंशिएशन किसी का है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन हट जाता है, तो सिर्फ अंदर वाला हिस्सा बचेगा dy/dx इज इक्वल टू जगह इज इक्वल टू 1/y/ig ही रहेगा, और अंदर में जो इंटीग्रेशन हुआ है उसका परिणाम जो होगा हम लोग देखेंगे। ये w की जगह w है, l की जगह इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा lx, और x का इंटीग्रेशन x² होगा, ये प्लस की जगह प्लस है, wn/2l यहाँ पर भी है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए और फिर से आप इंटीग्रेट कीजिए, तो होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा l का स्क्वायर माइनस 2lx प्लस x का स्क्वायर। इसका l स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा l स्क्वायर x होगा, यहाँ पर हमने स्क्वायर देना भूल गया, तो l स्क्वायर x है, ये माइनस है तो माइनस है 2lx, तो यहाँ होगा, और अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का हो जाएगा x²/2, और ये 2 कट गया है, देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x² l, और ये x² है, x² का इंटीग्रेशन x³ होगा, और यहाँ पर x³ लिखा है हमने, और प्लस c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट c1 है। मान लीजिए कांस्टेंट को हटाना है तो आप क्या करेंगे, y में कोई चेंज ही ना करें, x में भी कोई चेंज ना करें, तो y मतलब dy/d 0 हो जाएगा और x बराबर भी 0 हो जाएगा। जब ऐसा होगा कंडीशन, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर dy/d 0 हो गया और x इक्वल टू भी 0 हो गया, मतलब x में भी कोई चेंज नहीं, y में भी कोई चेंज नहीं, तो c1 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी c1 इक्वल टू क्या होगा 0। कहने मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 भी यहाँ भी 0 सारे x बराबर 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, dy/dx भी 0 है, तो c1 इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा, तो हमने वो लिख दिया है। उसी प्रकार हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे
कि अब जो यहाँ dy बाई डी एक्स है, अब C1 तो जीरो हो चुका है तो C1 यहाँ पर हट गया। अब dy बाई डी एक्स ही बचा है, dx को उधर ले जाएं आप और इंटीग्रेशन करें तो क्या ये जो dy बचेगा यहाँ उसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा 1 बाई वाई आई जी, ये हुआ ऐसा ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन अगर अंदर साइड देखा जाए तो एल एक्स एल एक्स जो है वो एल का तो कांस्टेंट एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, हमने वही लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर जो था यहाँ पर एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, टू पहले से है तो 6 हो जाएगा, प्लस W1 बाई टू एल, यहाँ W1 बाई टू एल है, एल स्क्वायर और 2 बाहर होगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई थ्री और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ आ गए थे गलती से, एल स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, एल स्क्वायर पहले से मौजूद है तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, ये जो नीचे लिखाया हुआ है माइनस का माइनस दिए हैं, यहाँ एल एक्स स्क्वायर बाई टू है, एल और टू तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई थ्री और जब बनेगा पूरा सवाल तो यहाँ 2 और नीचे जो 2 और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो 3 आया है वो जो मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, यानी एल एक्स क्यू बाई 6 होगा, प्लस की जगह प्लस दिए हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर 4 बाई 4 और नीचे 3 पहले से होता है 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 12 है और C2 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस पर लगेगा। हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि अगर हम इसमें भी इस तरफ वाला में भी यहाँ पर भी अगर y इक्वल टू जीरो कर दें और x इक्वल टू जीरो कर दें, मतलब ना y में चेंज हुआ ना x में चेंज हुआ तो C2 इक्वल टू भी जीरो आएगा, मतलब इसका C2 भी चेंज नहीं हुआ, मतलब C2 जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो नहीं रहेगा, उसको हटाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये हटाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो C2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो वो टर्म हट जाएगा, C2 जो है और मेरा टर्म जो बचेगा ये पूरा ये बचेगा। अब देखें छोटू ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू, इट गिव्स द डिप्रेशन ऑफ द बीम एट डिस्टेंस x that is at point C from the fixed end। तो आपको फिगर थोड़ा सा अगर दिखा दें तो यहाँ तक जो हमने C लिया था ये x डिस्टेंस के लिए x डिस्टेंस तक का हम लोग निकाले थे, इस बीम का पूरा डिस्टेंस l होता है और हम लोग l के लिए नहीं लिए थे, x डिस्टेंस में कितना बेंडिंग हो रहा है उसको निकाले हैं। अब पूरा l के लिए करना पड़े तो x के जगह पर हम लोग l पुट करेंगे तो पूरा बीम का निकल जाएगा, वही हम लोग पुट करेंगे। छोटू एक l तो यहाँ तक होगा और यहाँ जो डिप्रेशन होगा ये y ना होकर ये डेल्टा हम लोग लिए हैं क्योंकि ये स्पेशल हो जाता है ये, क्योंकि इतना गैप है दोनों के बीच में, y के बीच में इतना गैप है और y यहाँ पर छोटा सा है, तो ये जो सबसे मैक्सिमम गैप यहाँ पर है तो इसीलिए इसको डेल्टा बोलेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि इट गिव्स द डिप्रेशन ऑफ बीम एट डिस्टेंस x दैट इज एट पॉइंट C फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ये हम लोग अभी किए ये। तो आप देखेंगे कि द डिप्रेशन एट x इक्वल टू l, जो x होता है वो हम लोग कुछ डिस्टेंस ले लिए थे बीम का, लेकिन पूरा लेंथ जो होता है वो l होता है, तो अब x इक्वल टू l करेंगे दैट इज एट पॉइंट A इज मैक्सिमम पुटिंग x इक्वल टू एल एंड y इक्वल टू डेल्टा इज एबव एक्सप्रेशन। जो इस एक्सप्रेशन है वहाँ y इक्वल टू डेल्टा पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर l पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अब इसको मिलने के बाद आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो अब कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन को देख लेंगे, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। जहाँ पर छोटू यहाँ पर देखेंगे x से वहाँ पर l पुट किया तो l एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही किए हुए तो एक्स स्क्वायर था पहले, यहाँ l स्क्वायर हो गया क्योंकि x जगह l पुट किए हैं, बाई टू का बाई टू ही है। एक्स क्यूब था तो अब यहाँ पर l पुट करेंगे तो l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब बाई 6 होगा। ये W1 बाई टू एल वही है, l स्क्वायर की जगह l स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग l स्क्वायर पुट करेंगे तो बाई टू का बाई टू ही है। l एक्स क्यूब है, x की जगह हम लोग l पुट करने वाले हैं तो l इंटू एल क्यूब हो जाएगा बाई 6 होगा, प्लस जगह प्लस x का पावर 4 है मतलब l पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या हो जाएगा l का पावर 4 बाई 12 हो जाएगा। तो अब वही है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने का w, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए l और l स्क्वायर तो l क्यू होगा बाई टू, l क्यू बाई 6 होगा, इसको एलसीएम लेंगे तो w l क्यू दोनों को मैंने बाहर कर दिए तो दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 बाई 3 आएगा तो 1 बाई 3 यहाँ पर लिख दिए, प्लस जगह पे प्लस w बाई टू एल। अच्छा यहाँ पर L4 है, L अंदर ले जाएंगे छोटू तो सब काट करके L क्यूब हो जाएगा। देखिए L क्यूब बाहर आ गया और सबको अगर आप क्या है फ्रैक्शन वाला एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1/8 आएगा, यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर W1 अब का आप क्या कीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए और L भी कॉमन ले लीजिए तो L क्यूब बाहर है, सॉरी
दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, एल क्यू आ जाएगा। 1/yg तो 1/yg, ये 3 मतलब यहाँ से 3 लिए हैं तो यहाँ पर 3 है नहीं तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले टर्म में, फिर 3/8 हो जाएगा और w प्लस wn 3/8 ये इक्वेशन आएगा। हमको यंग्स मॉडुलस निकालना है तो y जो यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर वही किए हैं। द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन एट पॉइंट ए एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय y इक्वल टू एल क्यू बाई, ये जो इक्वेशन बिल्कुल वही इक्वेशन है, सिर्फ y को ऊपर ले गए और डेल्टा को नीचे ले आए, तो एल क्यू 3 डेल्टा IG w प्लस 3/8। ये जो एक्सप्रेशन आया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है फॉर हैवी बीम के लिए, और वैसा बीम जिसका खुद का वेट के चलते वो बेंड होता है वैसा बीम के लिए। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ यंग्स मॉडुलस के अकॉर्डिंग। तो आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने बोले एक वैसा बीम का जो इसका अपना खुद का वेट हो, मतलब आप हेवी वेट हो या हेवी कैंटिलीवर हो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये होता है। और आगे का वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मिड पॉइंट पर अगर हम अप्लाई करते हैं कोई लोड को तो वो कैसे बेंड होता है। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करें, देखें, दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए ठीक है, गुड नाइट।